आप सबको मेरा नमस्कार। और ये एक ऐसा सेशन है जिसका इंतजार पूरे देश को होगा, आज सिर्फ राजस्थान को नहीं पूरे देश को होगा। और मेरे साथ मौजूद है मंच पर 3 दिग्गज वक्ता। भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मलूक नागर, बहुजन समाज पार्टी के सांसद, उनका अभिनंदन है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे तीनों मेहमानों का। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सुधांशु जी, आचार्य जी और मलूक नागर जी के साथ। आचार्य जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आजकल आप हेडलाइन में हैं, सुर्खियों में हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आप हैं किस तरफ? अमिश देवगन जी, वैसे तो शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जी, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं कि मैं कहाँ हूं, तो आप चश्मे का नंबर ठीक कराइए, आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि मैं कहाँ हूं। मतलब थोड़ी जो धुंध आ गई थी, आपने पीछे कुछ बयान दिए और बड़ी हेडलाइन बन गई, सुर्खियां बन गई, अखबारों की भी, न्यूज़ चैनल्स की भी। तो चश्मे का नंबर तो ठीक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आपका नंबर कोई और है। मेरे किस बयान से आपको ऐसा लगा? हिंदुत्व पर और श्री राम पर जो आपने बोला कांग्रेस के लिए। अमिश जी, सवाल बहुत गंभीर है और मैं इसका जवाब उतनी ही गंभीरता से देना चाहूँगा। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब ये है कि मैं सत्य सनातन की बात ना करूं? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब ये है कि कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात कर मैं खामोश रहूं? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब ये है कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहना छोड़ दूं? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब ये है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रामायण और रामचरित मानस को गाली देने वाले नेताओं के खिलाफ ना बोलूं? अमीश जी, सवाल ये है, लेकिन सवाल मेरा है कि जो आप बोल रहे हैं वो कांग्रेस नहीं बोल रही ना। कांग्रेस तो कुछ और ही बोल रही है। देखिए, इसे भाग्य की विडंबना कहें या मेरा प्रारब्ध जी, कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। और महात्मा गांधी जी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी आ गए हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है। राम से प्रॉब्लम है, वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, भारत माता की जय से प्रॉब्लम है ना? उन्हें हिंदू शब्द से प्रॉब्लम है, हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, उन्हें हिंदू धर्मगुरु से भी प्रॉब्लम है। तो वो इस जुगाड़ में लगे हैं कि आचार्य जी को, इन बाबा जी को कांग्रेस से विदा करो। लेकिन आप विदा होने वाले नहीं है, विदा करके जाएंगे। नहीं, वैसे ऐसा देखिए, सुधांशु जी के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं जी। अगर मैं इधर रहता हूं तो भी विदा हो गया तो भी दोनों लड्डू। देखिए, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जो पार्टी सर्वधर्म संभाव विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करने वाली पार्टी है, वो पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। ये सुधांशु जी चाहते हैं। अब जो सुधांशु जी चाहते हैं और इनकी पार्टी चाहती है, अफसोस की बात यह है कि हमारी पार्टी के कुछ नेता भी वही काम करते हैं। वो अपने बयानों से ऐसा प्रूव कर देते हैं, साबित कर देते हैं कि बीजेपी ठीक कह रही है। मैं इन दोनों के बीच में अड़ जाता हूं। आप इन दोनों के बीच में अड़ जाते हैं। और सुधांशु जी, देखिए, विराट कोहली की सेंचुरी का तभी मजा है क्योंकि वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है कि सामने बॉलर भी मजबूत हो, टीम भी मजबूत हो। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी आपने आचार्य जी से पूछा कि ये कहां है। ये कांग्रेस के साथ है। नहीं, इन्होंने जहां की बात कही, वो अगर वहां तक पहुंच जाती तो कांग्रेस की सारी जहां में दुर्गति न होती। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो आपने सवाल पूछा, देखिए, विराट कोहली टीम शानदार प्रदर्शन करती चली जा रही है और हम आशा करते हैं कि विश्व कप
हम जीतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने बड़े स्कोर से विश्व कप जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे बड़े स्कोर से हम आशा करते हैं कि राजस्थान इस बार हम जीतेंगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, देखिए एक समस्या की बात क्या है जो इन्होंने कही कि हम हिंदुत्व विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। मैं राजस्थान की धरती से जवाब देता हूं। यह बताइए, राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कहां बताया था? पिछले चुनाव में पुष्कर में ही तो आके बताया था। कोई पूछा था क्या? किसी ने पूछा था क्या? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जयपुर में 4 साल पहले एक रैली हुई थी महंगाई पे, याद होगा आपको। रैली का विषय था महंगाई। वैसे तो अभी परसों जो आई है महंगाई की दर, वो 5% के नीचे आ गई, 4.87% है। हां, राज्यवार महंगाई दर में राजस्थान 6.7% पे है। खैर, मगर उस महंगाई में 10 मिनट हिंदुत्व पे भाषण दिए, हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करते हुए। तो भाई समझ में नहीं आता है कि जो पुष्कर में दिख रहा था वो चेहरा सही है या जो जयपुर में दिख रहा था वो चेहरा सही है। इसलिए कांग्रेस के सामने यह समस्या है। और इतना ही नहीं, यहां तो कुछ और चेहरा है जी, और केरल में जाके कुछ और चेहरा है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया। इनके दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी तथा कथित INDIA गठबंधन के एक सेमिनार करते हैं, मतलब एक होता बयान मुंह से निकल गया, सेमिनार करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और इनके उत्तर भारत के सबसे बड़े सहयोगी, उनके नेता अभी देखिए दीपावली पर मां लक्ष्मी के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। जो इन्होंने कहा दोनों हाथों में लड्डू है ना, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस सोच रही है कि हम कट्टरपंथियों को भी जोड़ लेंगे और फिर जनेऊ भी दिखा लेंगे। ये दोनों के चक्कर में जो पड़ता है ना, उसके लिए कहा गया चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आप कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिले, यानी वोट छिटके भी ना और दूसरी तरफ का वोट पड़ भी जाए। नहीं, कांग्रेस से खेल खेलने की कोशिश कर रही है। नहीं, पर आचार्य जी भी तो उन्हीं के साथ खेल मगर रहे हैं। देश की और राजस्थान की प्रबुद्ध जनता बहुत समझदार है। उस चेहरे के पीछे छुपा हुआ चेहरा बहुत अच्छी तरीके से समझती है। जी, अब आप नागर साहब, आपके तो पिछले 5-6 विधायक आए थे, सब लेके उड़ गए। ये इस बार क्या आपको लगता है? जीत के आएंगे भी, कहीं लेके ना चले जाए? सबसे पहले और ये अच्छा हुआ कि कांग्रेस की तरफ से आज सबके सामने एक बात साफ आ गई कि जो गठबंधन महागठबंधन 2024 के लिए बना था, कांग्रेस की तरफ से वो बात आ गई कि वो टूट गया और वो साफ हो गया। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे ये हो, कांग्रेस कार्रवाई करे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ करे या इनके खिलाफ करे। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, हमारे 6 विधायक BSP के राजस्थान में थे और बगैर शर्त के, बगैर किसी मंत्री पद के आचार्य प्रमोद कृष्ण जी की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। क्या जरूरत पड़ गई, उनको तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए। दलित पार्टी, कमजोर पार्टी BSP हमारी, हमें भी नहीं बख्शा अपने सहयोगियों को। 2004 से 2014 तक भारत सरकार में सपोर्ट करा। मध्य प्रदेश में भी डांका डाल के ले गए, 7 तोड़ के ले गए। उत्तराखंड में भी 3 डांका डाल के ले गए, तोड़ के ले गए। ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं हमारे? एक तो अमित जी, एक तो एक भी दलित जो कुमारी बहन मायावती को देवी मानता है और इसीलिए हमारे 6 जीत के आए थे, एक भी दलित अब की बार उस डांका डालने की सजा देगा, कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और दूसरा, पिछड़े समाज में जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, सब सुना, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति, खासकर गुजर, सचिन पायलट का नाम आगे रख के इन्होंने भुनाया, चुनाव जीता। और उसके साथ पिछड़ों के साथ जो पटना में गिनती होती है 63%, कहीं 60%, कहीं 56%, 56%, 60% लोगों को कांग्रेस ने धोखा दिया। आज ये 156 की बात करते कैसे हैं? ठीक है, जवाब। लास्ट बात। ना सर आप बाकियों को भी मौका दें। जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ओके, बोलिए अब आचार्य जी। देखिए, ये इन्हें लूटा क्यों आपने? देखिए, मलूक जी का दर्द मैं समझ सकता हूं और मैं इस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं कि उनके 6 विधायक आए और 6 के 6 को अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस ज्वाइन करा दिया। मैं मलूक जी से 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अगर 6 में से 4 या 5 चले जाते तो इसे डकैती कह सकते थे। अब 6 के 6 ही चले गए
तो ये तो एक तरह से उनका फैसला रहा होगा ना, कोई किसी पे डाका कैसे डाल सकता। दूसरा, ये घर से सारा सामान ले जाओ तो डकैती नहीं, थोड़ा ले जाते तो डकैती होती। मलूक अरे जी, सारा ही लूट के ले गए, थोड़ा बहुत तो छोड़ देते। मुझे लगता है पब्लिक भी हंस रही है, मुझे लगता है थोड़ा बड़ा छोड़ देते, नहीं, मुझे लगता है कि ये जबरदस्ती संबंध स्थापित नहीं हुआ, ये स्वयंवर हुआ और 6 विधायकों ने माला जिसको डाल दी, हो गया काम। अब मलूक जी, तो फिर दूसरी बात बीजेपी पे आरोप लगाना बंद कर दो कि ये दूसरे प्रदेशों में सरकार तोड़ तोड़ के बनाती है। पहले अपने गिरेबान में झोंको, फिर डाका डालने वाले भी और पार्टी तोड़ो भी और सरकार जोड़ो भी, सब कुछ कांग्रेस ने शुरुआत करी है। फिर ये मान लो मध्य प्रदेश में, गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर डाका डाला। वो सबके सब नहीं गए, वो कुछ कुछ गए, तो उसे डाका डालना कह सकते हैं। अब मैं मलूक जी की दूसरी बात का जवाब देता हूं। भाई, अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनका जो नेतृत्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, बड़ा करिश्माई है। वो इतना जादुई नेतृत्व है। आप तो बसपा की बात कर रहे हैं, इनके सारे सीनियर नेताओं का ही करिश्माई है, जो नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली से, उनका भी करिश्माई है। 3 साल से अपना अध्यक्ष नहीं बना पाते, करिश्माई है। बात सही है, ऐसा लग रहा है। सुधांशु अमित जी, बस मैं मलूक जी के 10 सेकंड, क्योंकि आज मलूक जी जो हैं बीजेपी से ज्यादा मुझसे झगड़ रहे हैं। पता नहीं इन्होंने क्या आज ऐसा कुछ गड़बड़ है मेरे साथ में। मैं तो इनका समर्थन मांगता हूं। मैं दूसरी बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अशोक गहलोत जी ने आपके 6 के 6 विधायकों को ले जाने का जो दर्द आपने बयां किया है, ठीक है, लेकिन अशोक गहलोत जी इतने जादुई हमारे नेतृत्व वाले नेता हैं कि उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस हाईकमान जो है मुख्यमंत्री बदलना चाहता है कुछ दिन पहले। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बदला जा सकता है मुख्यमंत्री, उन्होंने हाईकमान ही बदलवा दिया। तो आपको 6 विधायकों का दर्द है। तो सवाल यह है, अशोक गहलोत जी बड़े ही जादुई और करिश्माई नेतृत्व के धनी हैं। अगर आपको ठेस पहुंची कि 6 एमएलए आपके कांग्रेस ज्वाइन कर गए, भाई ऐसा श्राप मत दो। और दलित कम्युनिटी, शोषित कम्युनिटी, वंचित समाज, ये कांग्रेस इनके लिए हमेशा खड़ी रही है। दलित, शोषित, वंचितों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को चुनें। प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्खों के सरदार की बात बोली। मैं उस विषय पर आता हूं। क्या आपको लगता है, क्या ये बिलो द बेल्ट था? क्योंकि कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। योर टेक ऑन दिस, सुधांशु। देखिए, पहली बात, मैं एक आपकी बात का उत्तर दे दूं, फिर आपकी बात का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी बहुत करिश्माई व्यक्ति हैं, गजब के करिश्माई व्यक्ति हैं। भारत के इतिहास में आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि जो नेता उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा वो बागी हो गया हो। ये सिर्फ राजस्थान में ही आपको उदाहरण देखने को मिला। ऐसा अद्भुत उदाहरण उन्होंने करके दिखाया। और फिर इतना ही नहीं, राजस्थान में अद्भुत उदाहरण रहा। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी कैंप में माने गए, स्पीकर सीपी जोशी भी बागी कैंप में माने गए। और अजय माकन जी की बाइट देखिए, वो आके कह रहे हैं कि विधायक हमसे मिलने नहीं आए, मैं जाके हाईकमान से शिकायत करूंगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसा करिश्मा इन्होंने यहां पे दिखाया। और उसके बाद देखिए पूरी पार्टी आज उनके सामने वो है। और कल फोटो जारी हुई है ना, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की फोटो जारी हुई, वीडियो भी नहीं जारी कर पाए। देखिए दोनों लोग साथ साथ बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा काम। जी जी। अब वो जो आपने सवाल पूछा उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बिलो द बेल्ट नहीं था, ये ओवर द हेड था। मतलब कोई तीर छोड़ा गया, मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, उसे पकड़ के तीर को अपने ऊपर ले लेना, ये कौन सी खासियत थी भाई? उन्होंने कहा मूर्खों का सरदार। अरे भाई, क्या दुनिया भर को बताने की जरूरत कि किसके लिए कहा गया है? अब दूसरी बात, हमने किसी का नाम नहीं लिया। और जहां तक बात है, तो फिर मैं याद करना चाहता हूं, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं इसी राजस्थान की धरती पे और अभी संसद में। 2 चीजें, जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा हो, जी वैसे वो ख्वाब ही रहने वाला है, तो वो व्यक्ति खड़े होकर ये कहे सदन के पटल पर कि मैं शैटर्ड हो जाता हूं, मैं हिल जाता हूं, मैं घबरा जाता हूं कि इस समय जो सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें कितने ओबीसी हैं। उसे ये ना पता हो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोशन के द्वारा उठते 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 वहां तक पहुंचते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद नहीं है कि पैदा होते ही कह दिया गया है फलाना अध्यक्ष होगा। वर्तमान समय में जो लोग सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच इम्पैनल्ड है। यानी दर्शकों के लिए बता दूं, वो आईएएस अधिकारी जो 1992 अथवा 91 अथवा 90 अथवा 89 में ज्वाइन किए थे। अरे भाई, उस समय तो आपकी सरकारें थी। अब अपनी सरकार की फजीयत खड़े हो गया। और दूसरा,
आपको याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां एक चुनावी सभा में उनके मुंह से निकल गया था, यहां के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता रहे कुंभाराम जी, जिनके लिए गहलोत सरकार ने एक योजना चलाई, उनके मुंह से 2 नहीं 3 बार कुंभकर्ण योजना निकल गया। अब भारत का कोई भी व्यक्ति हो समझ सकता कुंभकर्ण के नाम पर योजना नहीं हो सकती। और जहां तक हमारे मन का भाव है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा के पटल पे खड़े होकर कहा राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि किसी माननीय सांसद को पप्पू ना कहें, हम ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करते हैं। तो हमारा स्टैंड तो क्लियर है, ठीक है। और बाकी उन्होंने खुद कह रहे उड़ता मगर एक बात बता आपकी दूं, पार्टी सुनिए, अगर वो सरदार अपना किरदार थोड़ा सा बदल लेते तो थोड़े से असरदार दिखने लगते। जी जी जी, जवाब। देखिए सुधांशु जी भारत की माननीय संसद के सदस्य हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मूर्खों का सरदार कहा वो किसी और को कहा। भाई ये देश की जनता भी जानती है और किसके लिए कहा गया है, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये देश की जनता जानती है सुधांशु जी कि ये इतनी शातिर पार्टी आप ही की है जो कहना कुछ चाहती है और उस पर टिकती भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं मान गया ये आपका संस्कार, ये आपकी सभ्यता, ये आपकी भाषा हो सकती है, लेकिन ये आज की जो भाजपा है ये भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा से भिन्न है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और दीनदयाल उपाध्याय जी की भाजपा की स्थापना जब हुई थी तो चाल चरित्र चेहरे की बात होती थी, राजनीतिक शुचिता की बात होती थी। विपक्ष के नेताओं को मूर्खों का सरदार आप कहेंगे, और विपक्ष के नेताओं को अगर आप मूर्खों का सरदार कहेंगे तो फिर 12 करोड़ इस देश के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उन 12 करोड़ को भी आप मूर्ख मानेंगे क्योंकि मूर्खों का सरदार। और हाँ मैं कहना चाहता हूं, अगर आप राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह रहे हो तो फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी मूर्ख कहना पड़ेगा क्योंकि हमारा सरदार है, वो हमारा नेता है हमारी पार्टी का। और तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि 4-5 राज्यों में हमारी सरकार है, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर उन चीफ मिनिस्टर्स को भी आप मूर्ख मान रहे हैं क्योंकि उनका सरदार तो राहुल गांधी है। और हमारे इस देश के अंदर लगभग 100 सांसद हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसका मतलब सारे सांसदों को आप मूर्ख मान रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु जी, जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। आपसे गलती हुई है, आप मानिए कि भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य यह है कि जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए तो नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा कहा था। यह भारत का लोकतंत्र है। तो सुधांशु जी इस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखिएगा और नेताओं, विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना सीखिएगा। आचार्य जी को मैं इस बात का साधुवाद दूंगा कि अब उन्होंने कोई किंतु परंतु स्कोप नहीं छोड़ा ये बताने के लिए कि मूर्खों का सरदार किसको कहा गया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो सरदार हैं तो खड़गे जी क्या है भाई? भैया वर्तमान में ना वो पार्टी अध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष है, और ना वो यूपीए पता नहीं है या नहीं, या वो इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन है। हाँ, वो इंडिया गठबंधन में उसकी श्राद्ध हो गया है, ये मुझे नहीं पता है। तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, अभी इंडिया गठबंधन को, तो भैया ना वो यूपीए के चेयरपर्सन है, ना यूपीए के संयोजक हैं, ना इंडिया के संयोजक हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, पर सरदार हैं। इसका मतलब बाकी सब किरदार हैं, एक ही सरदार है। यही जो आप लोग चेहरे पे चेहरे लगा के बचने की कोशिश करते वो हो नहीं पाता है। और गलती की बात साहब, गलतियां तो उन्होंने इतनी की कि अब क्या क्या बताया जाए, उस पर तो एक पूरा एक लंबा वो हो जाता है। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी समझदारी कांग्रेस पार्टी ने दिखाना शुरू किया है कि अब चुनावों से उनको थोड़ा थोड़ा दूर रखना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि क्योंकि उनको पता है, आप जितने भी सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, हमारी पार्टी के पक्ष में जितने मत प्रतिशत दिखाए जाते हैं, मोदी जी की जो रेटिंग है वो उससे ऊपर आती है। यानी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब आएगा तो वो उठाता है, और वहां पर जो आता है वो नहीं। और सुनिए, लेकिन कर्नाटक में अभी लास्ट चुनाव कर्नाटक का हुआ, कर्नाटक में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी कर्नाटक के चुनाव के अंदर। जो आपने कहा हम और आगे बढ़ा देते हैं, हमने कर्नाटक का भी चुनाव हारा, हमने हिमाचल का भी चुनाव हारा, ठीक।
हम हिमाचल हारे कितने 0.6% से, और कर्नाटक हारे कितने परसेंट से? अपना वोट प्रतिशत पूरा बचा के। ये होती है वो हार या जीत जिसे कहते हैं कि राजनीति में चलती है। मगर ये जहां हारे, गुजरात वोट प्रतिशत आधा रह गया और 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारे, तो वो 16 पे आ गए। इसे डिजास्टर कहते हैं। ये जो यूपी में हारे कि लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उसे तबाही कहते हैं। ये जो दिल्ली में हारे लगातार 2 बार, विधानसभा में भी 0 और लोकसभा में 0, उसे तबाही कहते हैं। तो जो इनके साथ होता है वो हार नहीं है, वो तबाही का मंजर है। और मजे की बात, मतलब इनके साथ हार हाहाकार है। एक लाइन सर, हम लोग बचपन में कांग्रेस के अलावा किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, और अब ऐसा दिन आया है जब से वो सरदार आया है, उसका किरदार आया है। कांग्रेस एक बार 44 सीट पे, एक बार 52 सीट पे, मतलब टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं बनाने की स्थिति रह पाई है। इसे तबाही कहते हैं, इसे पराजय नहीं कहते। ठीक है, तो इस तबाही के कारण क्या दिखते हैं आपको? देखिए, एक तो सुधांशु आचार्य जी, जी। सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं भी कहूंगा एक बार ताली बजा दीजिएगा झूठ को सच, सच को झूठ करने के लिए। ठीक है, अब मैं इनकी बात का एक लाइन में जवाब देता हूं। मैं इनको ये बता रहे थे इतना % हम वहाँ कम रह गए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया। भाई हम कांग्रेस हैं, हम या तो इधर रहते हैं या इधर रहते हैं। या तो हम जीतते हैं तो अंधाधुंध जीतते हैं, और हारते हैं तो उसी तरह हारते हैं। अब बताओ क्या करोगे? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सुनिए ना, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2018 का। हम राजस्थान जीते, हम मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ आपसे हमने छीना, और अब हमने आपसे हिमाचल छीना, हमने आपसे कर्नाटक छीना। और आप याद रखना सुधांशु जी, अगर बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी को आपने डरा धमका के साइड ना किया तो 2024 में भी हम आपसे जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को डरा कर, वैसे एक लाइन बता दें जी, वो बाकी तो अलग है, वो अपनी सीट भी पिछले 2-3 लोकसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, तो वो सपा के रहमो करम पे चुनाव जीत के आते थे। अन्यथा उसका प्रमाण देख लीजिए कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में सपा और बसपा, सपा बसपा दोनों, देखिए ना, आ गया ना मामला बिल्कुल ठीक। और इसीलिए आप देखिए उस लोकसभा के अलावा सारी विधानसभा कांग्रेस हारती है, जिला पंचायत, नगर पंचायत सब हारते हैं। मगर एक बात मानना पड़ेगा, जी। उस सरदार की दूरदृष्टि के हम कायल हैं। एक मामले में बुद्धिमानी है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने समझ लिया था कि हम हारने वाले हैं, इतनी दूर की दृष्टि बनाई कि जाके वायनाड पहुंच गए, उसके आगे जा ही नहीं सकते, शायद समुद्र आ जाता। तो इतनी दूरदृष्टि उन्होंने बनाई, इसके लिए हम उनका सम्मान करें। लेकिन नागर साहब, आप बीजेपी की ए टीम है, बे टीम है, या पार्ट टाइम टीम है? लोग तो पता नहीं किस किस को टेलीविजन नहीं, जवाब दीजिए इस बात कहते हैं। देखिए, सीधी सी बात एक है कि राहुल गांधी जी ने एक अच्छी बात करी है और कांग्रेस ने एक अच्छी बात करी है। पिछले महिला आरक्षण बिल पे और पिछड़ों के, जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई वो कब भर्ती हुए, तो डीओपीटी में जाके रिकॉर्ड लेके, आंकड़े लेके, पिछड़े कितने ऑफिसर हैं, कब से उनकी तरक्की नहीं हुई, उनको रिजर्वेशन का कोटा मिला नहीं मिला, ये डिबेटेबल है और दूर की बात है। लेकिन एक अच्छी बात कांग्रेस ने करी है और राहुल गांधी जी ने करी है कि आज वो पिछड़ों की बात दब के कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 65-68 सालों से उन्होंने कभी पिछड़ों की बात नहीं करी, शोषण करते रहे, वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, लेकिन आज करी है। और पिछले दिनों एक और अच्छी बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री सदन में आके कहते थे, मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, जो बढ़िया लगता था। हम देश के 60 और 56 या 63, किसी प्रदेश में 63, कहीं 60, कहीं 56, कहीं 62% पिछड़े हैं। पर आज सुधांशु जी क्या हो गया है? आप पिछड़ों की बात करके सत्ता में आए, प्रदेशों में आए, देश में आए, माननीय प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते थे मैं पिछड़ा हूं। आज क्या हो गया है? पिछड़ों की बात को अगर कांग्रेस ने गलती करी 65, 68, 70 सालों में सब जानते हैं, लेकिन आज आप जब पिछड़ों की बात आती है तो फिर सबकी जाति हिंदू, सबकी जाति गरीब, सबकी जाति भारतीय, ऐसा क्यों कर रहे हो? पिछड़ों को अगर आज हक मिलने की बात है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए राजस्थान में पिछड़ों की पूरी वोट हमको मिलेंगी, दलितों की वोट हमको मिलेंगी। पिछली बार हमारे 6 थे, अब की बार 26 आएंगे। हमारे बगैर सरकार ना बीजेपी की बनेगी ना कांग्रेस की बनेगी। जी, जवाब। अभी 6 से 26 तक पहुंचे हैं। अच्छा, मैं ये बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा पिछड़ों की संख्या की बात आज होनी चाहिए गणना, बिल्कुल। ये बताइए गणना रोकी किसने थी?
ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी जातिगत जनगणना, रोकी किसने थी? 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई तो ये नेहरू जी की सरकार का निर्णय था, और नेहरू जी की सरकार का नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था, क्योंकि चुनाव 52 में हुए। तो एक बार, अभी 2 दिन पहले तो नेहरू जी का जन्मदिन गुजरा है, तो एक बार कांग्रेस से तो बोल दे नेहरू गलत थे, वो भी नहीं बोलेंगे, या नेहरू बेकार हो गए अब हमारे लिए दूसरी बात है, तो वो भी नहीं बोलेंगे। काका कालेलकर कमीशन बना पहला बैकवर्ड्स के लिए 1953 में, उसकी रिपोर्ट आ गई 1955 में, 1977 तक लगातार इनकी सरकार रही, 22 साल चुप। मंडल कमीशन बना 1978 में, 1980 में रिपोर्ट आई, तब तक इंदिरा जी की सरकार आ गई, 10 साल चुप। उसके बाद इनके मुंह से जो निकला, कम से कम मैं स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री हमारी सरकार के समय में बने, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने किया, और ये लोग पिछड़ों के साथ क्या राजनीति करते हैं, अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 71 जातियां पिछड़ों की जोड़ी ओबीसी में, और पता है उस 71 में 65 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे पूछा कि 71 में 65 कैसे मुस्लिम हो गए, तो पश्चिम बंगाल सरकार क्या जवाब देती है, नहीं नहीं ये मुस्लिम होने से पहले जिस जाति में थे इसलिए इनको पिछड़ा मान लिया गया। तो उनसे कहा गया तो फिर इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हुआ? अब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा उसने पूछा है तो बगले झांकने लगे। तो इनके साथ, और आपको बता दें 170 जातियां पश्चिम बंगाल में पिछड़ों में है, जिसमें 117 मुस्लिम है। आप सोचिए कि ये हकीकत में क्या करना चाहते हैं। और मैं जहां तक एक और बात भी साफ साफ कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात है तो देश में पहला जननायक पिछड़ा प्रधानमंत्री हमने बनाया। वो श्री देवगौड़ा जी की तरह परिस्थिति जन्य सर्कमस्टांसेस में एडजस्टमेंट करके नहीं बना, मोदी जी की तरह जननायक होकर बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। और एक लाइन और कह दूं जी, वैसे साहब एक जमाने में बचपन में नारा सुना था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब क्या हो गया भाई? 6 दिसंबर 1990, एक लाइन, 6 दिसंबर 1990 राजीव गांधी जी का संसद के पटल के ऊपर मंडल कमीशन के विरोध में दिया गया बयान है कि हम जात पात पे विश्वास नहीं करते, हम कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज मैं कहना चाहता हूं ये वहां पे ले आए, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो कहने वाले पूर्वजों की सारी बात रख दी लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। जवाब ये आचार्य जी, इंदिरा जी से एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जातीय जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका नारा था जात पे ना पात पे मोहर लगे कि हाथ पे। इंदिरा गांधी से राहुल गांधी तक का सफर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एक तरफ हम बात कहते हैं समाज में जात पात नहीं रहनी चाहिए, दूसरी तरफ पूरा विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना की वकालत कर रहा है और कह रहा है कि होना चाहिए। देखिए, इसमें मैं भाजपा और विपक्षी गठबंधन दोनों से मेरी राय अलग है। क्या राय है आपकी? मैं ये मानता हूं कि ये व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस की राय है। अब ये तो मेरी पार्टी फैसला करेगी ना, आप थोड़ी फैसला करोगे कि मेरी राय को वो व्यक्तिगत मानेंगे। लेकिन मेरी राय व्यक्तिगत राय रखने की बहुत लंबी परंपरा, हमारी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, इनर डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी बसपा जैसी पार्टी थोड़ी है जो मलूक जी कुछ बोल देंगे तो कल को चिट्ठी आ जाएगी। हमारी पार्टी नहीं है ऐसी। हमारी पार्टी में तो राहुल गांधी जी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में कहा, एक मिनिस्टर को यहाँ के राजस्थान के कहा कि सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, इनका टिकट काटना चाहिए, इनका टिकट काट दिया। लेकिन अशोक जी की जादूगरी देखो, उन्हीं का टिकट ले आए हैं। तो ये कांग्रेस है साहब, ये महान पार्टी है हमारी। इसलिए मैं आपको हाँ ये मानता है कांग्रेस की इनर डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी बातों में बड़ी पोल खोल देते हैं कांग्रेस की। अरे पोल को सच कहना, राजनीति में होने का मतलब ये है कि झूठ ही बोलो, ये कोई बात है? नहीं, ताली बजाओ या मत बजाओ, लेकिन मैं सच बोलूंगा। लेकिन सुनिए, अब वो कौन सा भ्रष्ट मंत्री था जिसकी टिकट लेकर आए हैं? वो लंबा विषय, सब जानते हैं राजस्थान में, छोड़िए ना, नाम लेने से क्यों प्रताप जी बैठे हमारे यहाँ, जरा तालियां बजाओ, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। अरे साहब, खाचरियावास बैठे। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अब मैं सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूं कि ये वो देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये सरदार भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्ला खां का देश है। ये वो देश है, और देश की आजादी के लिए हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, काला गोरा, सब ने मिलकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज भगत सिंह की आत्मा तड़पती होगी जब ये देश जातियों में बांटने जा रहे हैं आप। क्या सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होगा कि ये देश सिर्फ एक जाति का होगा? क्या महात्मा गांधी की शहादत इसलिए हुई थी? क्या इंदिरा गांधी की छाती से लहू जब बहा तो उसने सोचा होगा कि ये देश केवल अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे? अरे आपने हिंदू मुसलमान में बांटा।
भारत का विभाजन धर्म के नाम पर 1947 में हुआ। उस विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पर आज तक है। अगर धर्म के नाम पे विभाजन करते हो तो भी विभाजन है, और जातियों के नाम पे विभाजन करते हो तो भी विभाजन है। इस दुनिया में दो जाति हैं, एक अमीर एक गरीब। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं, अपने मित्र मलूक नागर जी से भी कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, और मैं तमाम अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर दो, बाकी दुनिया में कोई जाति नहीं है। और इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर एक बार हो चुका है, अब इस देश को जातियों के नाम पर बांट करके उन पूर्वजों को शर्मिंदा मत करो। अमीश जी, इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य प्रमोद कृष्णन सीधा सीधा राहुल गांधी के संसद के बयान को पिछड़ा केवल एक आईएएस अफसर एक सेक्रेटरी है वो, या पिछड़ों की जनगणना कराई जाए, डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं राहुल गांधी के निर्णय। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। मैं भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप हिंदू, एक सेकंड, एक अमीश देवगन, बहुत सीरियस बात हो रही है कि भारत के भविष्य का सवाल है। हम आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने तुम्हें 75 साल के बाद फिर जातियों में विभाजन कर दिया। अरे जातिवाद के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश करना बिल्कुल पाप है। हां, पिछड़ों का उत्थान करो, लेकिन अगड़ों का पतन करने की बात मत करो। आप पिछड़ों की बात करे जाओगे तो इन अगड़ों को क्या गठरी में बांध के समंदर में फेंकोगे? क्या इस देश के निर्माण में अगड़ों का कोई रोल नहीं? कैसी बातें करते हैं आप? हम पिछड़ों का सम्मान करना चाहते हैं, पिछड़ों का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जातिवाद के नाम की राजनीति है, ये पिछड़ों का सम्मान हो या ना हो, लेकिन अगड़ों का अपमान करना चाहते हैं। इसलिए मैं जातिवाद की इस राजनीति के खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। जी, लेकिन ये एक बड़ा स्टैंड है। वैसे एक गंभीर बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं जो इन्होंने कहा। देखिए, जो पार्टियां कह रही हैं कि हमने सर्वेक्षण कराया बिहार में, फिर ईमानदारी से पूरी पारदर्शिता से सर्वेक्षण दिखाइए और बताइए कि पिछले 33 साल में जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला है उसमें किन जातियों को कितना मिला है, यह भी पूरा सामने रखिए। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 गस्टर अफसर और विधायकों तक पूरी ईमानदारी से दिखाइए, तब समझ में आएगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी कितनी संख्या भारी किसने किसकी भांजी मारी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम राजस्थान की धरती पे खड़े हैं। ये वो शौर्य की धरती थी जब मध्यकाल में एक से एक सूरमा यहां पर थे, फिर भी हम क्यों हार गए? देश क्यों गुलाम हो गया? जिसके लिए कहा गया सांगा की 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा करे, सिंहासन अभिमानी है। कहा जाता कि हम बटे हुए थे इसलिए हार गए। और आज मैं कहना चाहता हूं, एक षड्यंत्र समझिए कि एक समुदाय को तो हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है और दूसरे समुदाय को उत्तर दक्षिण में तोड़ के रखना है, तमिल हिंदी में तोड़ के रखना है, अगड़े पिछड़े में तोड़ के रखना है। और मैं पूछना चाहता हूं एक और बात, जो इन्होंने बात कही, देश के हर हिस्से में अगड़े पिछड़े थे, तो 80 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश में भी तो थे, वो कहां चले गए? वो कहां चले गए? इसलिए मैं कहता हूं, जो बट गया वो कट गया और कट कट कर मिट गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए कि 2024 में सत्ता आए या ना आए, लेकिन देश में जो होगा वो हिंदुस्तानी होगा, ना कोई अगड़ा होगा ना पिछड़ा होगा, कहनी चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए सही बात कहना चाहता हूं, जातियां भारत में हैं, जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों का स्थान एक चीज है और जातियों में घमासान दूसरी चीज है। जी, अब मैं आता हूं। कमलनाथ जी ने एक साक्षात्कार दिया, उसमें बोला समाजवादी पार्टी जैसी और उनके जैसी पार्टियों को वोट देके वोट को बर्बाद ना करें। इसके क्या मायने हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो छोटे दलों को फॉर ग्रांटेड ले रही है? इसका सीधा सीधा मायने है जी, जो इंडिया गठबंधन बना था कांग्रेस के नेतृत्व में, वो बिल्कुल दिशाहीन था, कंफ्यूजन का डिसीजन था। हम इसलिए उसमें गए नहीं और वो 100% टूट गया और 2024 में नाश जाएगा, क्योंकि समाजवादी और बसपा के बगैर यूपी का कुछ नहीं है और यूपी के बगैर देश में कुछ नहीं है। ये मिलके इकट्ठे होकर के मजाक ठिठोर कर रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं बना। ये मिलके इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? मजाक और ठिठोली। यस, मिल करके। और नहीं तो राहुल गांधी मिलते हैं, खड़गे जी मिलते हैं, उद्धव ठाकरे मिलते हैं, अखिलेश जी मिलते हैं, ये हंसी ठिठोली कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पंजाब में आप पार्टी की और कांग्रेस की क्यों लड़ाई होती है? अगर ऐसा नहीं है तो हरियाणा में कांग्रेस की और आप पार्टी की क्यों लड़ाई होती है? अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस की अलका लंबा मीटिंग से निकल कर कहती है हम दिल्ली की 7 सीट पर
लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ में आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने घोटाला करा, इतने करोड़ लिए, अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में छोड़ो अखिलेश को, उनको 6.5 करोड़ वोट मिली है, उनकी क्यों बेइज्जती करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों लड़ाई हो रही है? कहीं कुछ बचा ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के नेतृत्व में बना वो गठबंधन सनातन को, जो 75-78% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सनातन की खिल्ली उड़ाते हैं और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती है। जी क्या एक लाइन अर्ज करना चाहूंगा। कितनी अभी कुछ अच्छी बचा बात है यहां पे आई कि एक लाइन में कह दूं, इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अच्छा आचार्य जी, अब बचा क्या है बचाने को, ढका क्या है ढकाने को, छुपा क्या है छुपाने को? मैं बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं। और क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है? क्या फालतू पार्टी है? इस तरह के शब्दों का उच्चारण हो रहा क्या जायज है? और कांग्रेस एक चालू पार्टी है, जो अखिलेश जी ने कहा। देखिए, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस झूठी पार्टी है, ये भी गलत है। और अखिलेश यादव जी के लिए जो अखिलेश जैसी बात कही गई वो भी ठीक नहीं है, मैं उसका समर्थन भी नहीं करता। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं मलूक नागर जी हैं, बैठे हैं, बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ 2019 में, कांग्रेस को अलग कर दिया, बीजेपी को नहीं रोक पाए। और 2017 में अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस ने गठबंधन किया तो मायावती जी को अलग कर दिया, तो भी हम बीजेपी को नहीं रोक पाए। अगर भाजपा को रोकना है, एक बात जानना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को भी समझनी पड़ेगी और अखिलेश यादव जी को भी समझनी पड़ेगी और अरविंद जी को भी समझनी पड़ेगी, बाकी क्षेत्रीय दलों को भी समझनी पड़ेगी। अगर भाजपा को इस देश से हटाना है तो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके आपको हमारा साथ देना है। देखिए, मैं बात पूरी कर लूं। हम ऐसा मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, हम ऐसा मानते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल है, एक सेकंड, सुनिए, अमित जी, एक तरफ आप कहते हैं कि अखिलेश कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये पार्ट टाइम पार्टी है, यानी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की पार्ट टाइम पार्टी है, तो कैसे बढ़ेगा गठबंधन? अरे अमीश देवगन, आग वैसे ही लगी हुई है, तुम तो पेट्रोल की टंकी लिए घूमते रहते हो यार, पेट्रोल छिड़कने को। आग तो लगी हुई है, तुम और पेट्रोल छिड़क देते हो। आग लगाई किसने है? अरे भाई, हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम फिर लगाने की बात कर रहे हो। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, बहन जी के बिना समर्थन के बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है। ये गलती तीसरी बार मत करो। अगर आप समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर कांग्रेस को अलग रखते हो तो ये आपकी गलती थी, और बहन जी को अलग रखा जाता है तो ये हमारी गलती होगी। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर चुनाव हो 2024 में। अगर सब लोग मिलकर के बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर अकेले अकेले इधर उधर छेटक के मत रहो, फिर इकट्ठे हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, और वो झंडा कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। सुनिए, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रदेशों में बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े उनके नेता हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन बीजेपी को अगर हराना है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, अगर भाजपा को कोई पार्टी हरा सकती है तो कांग्रेस हरा सकती है। बिना कांग्रेस के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। तो कांग्रेस के झंडे के नीचे आएंगे आप लोग? अमीश जी, देखिए, यूपी में 80 सीट हैं और कांग्रेस एक सीट इसलिए जीत पाई क्योंकि हमने और सपा ने कैंडिडेट खड़ा नहीं करा, सोनिया गांधी बिहार थी। अगर वाकई देश जीतना 2024 में तो पहले यूपी को जीतना पड़ेगा, पहले यूपी को जीतना पड़ेगा। और यूपी को जीतने के लिए कांग्रेस को नेतृत्व करना पड़ेगा। जैसे 3 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए, ऐसे ही एक निर्णय, हम तो थे नहीं, इंडिया गठबंधन तोड़ दिया। इनको इज्जत देनी पड़ेगी, दूसरी पार्टियों को नेतृत्व सिद्ध करना पड़ेगा, और डांके डालने बंद करने पड़ेंगे। हमारे 6 विधायक राजस्थान के वापस करने पड़ेंगे, 7 विधायक मध्य प्रदेश के वापस करने पड़ेंगे, 3 विधायक वापस करने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी। और कुमारी बहन मायावती जी के बगैर अगर ये जानते हैं कि यूपी नहीं जीती जा सकती तो इनको सोच दे ऊपर वाला कि कांग्रेस नेतृत्व कुमारी बहन मायावती जी से उन कार्यकलापों की माफी मांगे, ये डांके डालने बंद करें, विधायक तोड़ने बंद करें, राजस्थान के वापस करें, मध्य प्रदेश के वापस करें, उत्तराखंड के वापस करें। अरे कहां वापस आएंगे? दोबारा चुनने की बारी आ गई।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोबारा चुनने की बारी आ गई। आप 5 साल पुराने जो विधायक हैं वो वापस मांग रहे हैं। अरे अभी तो इसीलिए इनके ये जो तो आपको अभी सीट देने को तैयार इनके नहीं जो है। कार्यकलाप है उनकी वजह से हमारे ये तो बहुत सारे आपको अभी सीट देने विधायक को बढ़ तैयार के नहीं है। आएंगे। जी जी जी, आचार्य जी बिल्कुल आखिरी दौर है। वो कैसे भूलें, आपके घाव इतने आपने गहरे दिए हैं, वो कहते हैं भूले तो भूले कैसे। देखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, जो हो गया उसे भूलना पड़ेगा। अब मलूक जी ये बताएं कि किसके माफी मांगने से काम चलेगा। अरे पहले डाका डाल दिया, कोई बात नहीं। अभी अखिलेश को 6 दिन पहले अखिलेश कह रहे हो, तुम तो डाका भी डालते हो, बेइज्जती भी करते हो, तोड़ते भी हो, चोरी भी करते हो, बेइज्जती भी करते हो, अखिलेश भी कहते हो। अब तो सुधर जाओ कम से फिर भी कम। आप गठबंधन कर लेते हैं इनके साथ, इतना सब होने के बाद लास्ट में फिर भी आप गठबंधन, इतनी बेइज्जती करते हैं। हम आप तो कह रहे हैं। गठबंधन से बाहर खड़े हैं इंडिया से। अमीश जी आपको जानकारी मोदी नहीं है, के हराने हम के तो लिए अलग क्या खड़े करिएगा? हैं, इसीलिए हम अलग खड़े हैं। समाजवादी को भी समझ आ गई और उनको भी सीख मिल गई। ठीक है, नहीं। अब मैं जो प्रियंका जी ने कुछ 2 दिन पहले बोला, मुझ विषय पे आता हूँ, राजस्थान। अब प्रियंका जी पे आ गए, जी 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 जी, फिर राहुल जी। नहीं, मैं प्रियंका जी ने जो मोदी आप जी के चाहते लिए, क्या हो अमित नहीं जी? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र बहाल रहे और जो है, और देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते रहे। मैं सुधांशु जी, जो प्रियंका जी ने 2 दिन पहले उन्होंने सलमान खान की एक फिल्म का नाम ले लिया और प्रधानमंत्री के बारे में एक टिप्पणी करी, आपकी राय? देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। ये भी बोला कि वो अमिताभ बच्चन और असरानी और कौन वो असरानी की तरह नजर आते हैं। ये मैं देश की और राजस्थान प्रदेश की प्रबुद्ध जनता पे छोड़ता हूं कि असरानी के भूमिका में कौन नजर आता है। ये उनको छोड़ने तय करने दीजिए, फिर प्रियंका जी की बात का खुद ब खुद जवाब जनता देगी। और मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से एक बात निकल गई थी ना, आग पहले ही लगी हुई है, आप और उसमें अंदर भड़का रहे हैं। तो ये तो स्वीकार हो गया कि आग लगी हुई है। मगर ये क्या स्वीकार करेंगे? मगर सुनिए, अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बयान बता रहे हैं आग लगी हुई इनकी है। स्थिति यह है कि आग लगी है और कागज के कपड़े पहन के चल रहे हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के, चूंकि तुम नशे में हो। आचार्य जी देखिए, सवाल अभी सुधांशु जी की बातों में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी जब वो मूर्खों के सरदार वाली बात आई तो कितना बच के चल रहे थे, क्योंकि जख्म हमारी छाती पे लगा था। अब प्रियंका जी के जरा सा एक हल्का सा तीर भी नहीं सहा गया, उस पर भी तड़प गए। मेरे भाई, आप हमें सम्मान दो, हम आपको सम्मान देंगे। और जहां तक रहा 2024 की बात, तो मैं बसपा से भी कहना चाहता हूं, सपा से भी कहना चाहता हूं। मलूक जी कह रहे हैं कि हमें सम्मान दो, भैया बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं। हम अखिलेश जी को श्री श्री 1008 श्री अखिलेश यादव कहने को तैयार है। ठीक है, तो कमलनाथ जी से कहो माफी मांग लें, अरे स्टेज पे आकर के भारत के देश के अरे भाई, टेलीविजन कमलनाथ पे जी आकर के मेरे अखिलेश कहने जी से माफी थोड़ी मांगेंगे, वो तो पता नहीं भगवान जाने किसके कहने से माफी मांगेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि गैर परों पर उड़ने वालों की हद होती दीवारों तक, आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। सुधांशु जी, तो मैदान इन्होंने एक मैसेज मोर्चा दिया, बराबर कांग्रेस लगे। को अपने पर निकालने की जरूरत है, गैरों के परों पर, यानी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, इन्होंने जो कहा तो मैं भी एक सुना देना चाहता हूं। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। सुधांशु जी याद रखिएगा, एक उर्दू का शब्द है तवाफ, तवाफ कहते हैं परिक्रमा को। मैं आज कहना चाहता हूं इस न्यूज़ 18 के मंच से कि समंदर कर रहा है हमारे अज़्म का तवाफ, समंदर कर रहा है हमारे अज़्म का तवाफ, और भाजपा समझ रही है कश्ती भंवर में है। जी जी जी, सवाल फिर एक और सुना दूं, सुनिए एक लाइन। अरे सुनिए भाई, ये जिस स्टाइल में चल रहे हैं, इन्होंने स्टाइल ही नहीं बदला 50 साल से। कश्ती पे इन्होंने कहा, तो इनके लिए कहना चाहता हूं, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। एक और सुनिए, जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए, ये हमारा शौक है। तुमने शौक की बात कही, जज्बे शौक के शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में गद ले लिया। अरे ये इनके लिए बिल्कुल सही है, कत्ल होने से कब तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में। इनके ऊपर लागू हो रहा है आज की डेट। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल आखिरी दौर है, और प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी है। मैं अनुरोध करूंगा वो भी अगर कुछ अपनी बात को बोलना चाहे तो बोले, फिर उनको मंच पे आना ही है। ओके, आप गुरुदेव कुछ बोलिए। सवाल जी, अमीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ये कार्यक्रम जयपुर में करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। साथ में ऐसी दिव्य विभूतियाँ जो हमें लाइव टीवी पे देखने को मिलती है। मैं आचार्य जी जयपुर से स्वामी राघवेंद्र आचार्य महाराज, जो करीबन 1000 डिबेट में धर्म समाज की ओर से, राजस्थान की ओर से कर चुका हूँ। मेरा एक विशेष सवाल है, लेकिन एक लाइन में, जब आप आपस में शायरीबाजी कर रहे हैं तो क्यों ना मुझे भी मौका दिया जाए कि मैं भी एक लाइन में अपनी बात को समेट सकूं। ये विशेष आपके लिए है, क्योंकि आप सनातन पे विशेष अभी इन दिनों में बहुत अंगुली उठ रही है। इसलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सनातन पे अंगुली उठाते हैं तो उस पर हमें एक लाइन हमारे मन से पीड़ा उठती है कि शेर करने के दिन निकले, शेर करने के दिन निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ बस्ती बसी एक तरफ शमशान थे, पैर तले हड्डी आई उसके ये बयान थे, ओ राही संभल के चल हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आचार्य जी बहुत अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं, हमने काफी सुना आपको, लेकिन मन में एक पीड़ा है, क्योंकि आप एक सनातन का जो धारण करके सनातन की परंपरा को मार्ग पे जब आप चल रहे हैं, साथ में एक पार्टी का एजेंडा भी आप रखते हैं। आपने अभी तक, बड़े दुख की बात यह है कि जब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन पे अंगुली उठाता है और आप उस पे एक शब्द नहीं बोल पाते, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि आप उस पे, जो एक सनातन पे इतनी बड़ी अंगुली की, एक अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो सनातन नष्ट हो जाएगा, सनातन आगे बढ़ जाएगा, तो आप उस पे एक टिप्पणी नहीं करी। साथ में मेरी दूसरी एक क्वेश्चन ये है आपसे कि राजस्थान में आपके पास क्या एक भी ऐसा संत नहीं है जिसको आप टिकट दे सके? आप ये सवाल बहुत सवाल जायज है। बीजेपी ने इनको नहीं महंत दिया। बालकनाथ को टिकट दिया, आपको कांग्रेस पार्टी आपको राज्यसभा भेज सकती थी, इकलौते संत हैं आप कांग्रेस की, क्यों नहीं भेजा? सवाल तो उठेंगे। अभी ये एक सवाल वहां से आया है, जवाब। देखिए, मैं सवालों का सम्मान करता हूं और लोकतंत्र की सुंदरता ये है, लोकतंत्र का सौंदर्य ये है कि सवाल तीखे, कितने भी तीखे सवाल हों, उनका सम्मान होना चाहिए। अब सवाल इन्होंने किया सनातन के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, जो बोलते नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, ये सवाल है। अरे ठीक, अब मैं आपको जवाब देता हूं, 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 मैं आपको जवाब देता हूं। ठीक है, शांति, मैं आपको जवाब देता हूं। सनातन धर्म के खिलाफ यदि किसी ने बोला है तो उसका विरोध हमने किया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी एक कितनी बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का ये बयान है तो मैं उससे सहमति व्यक्त नहीं करता, कभी कभी बयान भूलवश निकल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जिस दिन मुझे लगेगा कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, अभी मुझे ऐसा नहीं लगा है, जिस दिन लगेगा उस दिन मैं सत्य सनातन धर्म के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ने में कतई झिझक नहीं रखूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सभी धर्मों का समान सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलती है और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करती है। तो उदयनिधि स्टालिन के साथ कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए या डीएमके के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसने बोला सनातन को समाप्त करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध होना चाहिए। गठबंधन होना चाहिए ना होना चाहिए, ये कांग्रेस के नेता फैसला करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में कह रहा हूं कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है वो सत्य सनातन धर्म के खिलाफ है, उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसका निषेध होना चाहिए। लेकिन चुनाव में आप उसका साथ ले सकते हैं, यानी बंगाल में आप फुरफुरा शरीफ का साथ ले सकते हैं और आप तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी के साथ जा सकते हैं वोट की खातिर। पॉइंट तो यही हो गया ना फिर। देखिए, आप मुझे घेरना चाहते हैं। मैं घेरना नहीं चाहता, फैक्ट है ना। आप मुझसे, फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन किसने किया बताइए ना? बीजेपी ने किया या बीएसपी ने किया? कांग्रेस ने किया। अरे भाई, बदरुद्दीन अजमल के साथ असम में गठबंधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। अरे भाई, पीडीपी के साथ गठबंधन किसने किया? इन्होंने किया। तो इन्होंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा उसके बाद? शहीद कहानी बहुत पुरानी हो गई। हाँ, अच्छा, इनकी पुरानी होगी, हमारी नई है। अरे अब तो इतनी महाधुनाई हो गई कि पता नहीं क्या उनको समझ में नहीं आता। अब तो वो मैं दो पार्ट पीडीपी यूनियन टेरिटरी हो गया। आचार्य जी, मैं उठ के आ रहा हूं, डबल माइक लगा रहा हूं। आज की तारीख में पीडीपी किसके गठबंधन में है? किसके गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस के साथ?
अब बताइए। भाई इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की अकेले की पार्टी का वर्चस्व नहीं है, उसमें सब लोग शामिल हैं, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन बना नहीं है। जब बनेगा और कौन कौन रहेगा ये उसके बाद डिसाइड होगा। मैं अपनी बात कर सकता हूं और अपनी बात मैं बड़े साफ तौर से कर रहा हूं। अमित जी, मुझे ऐसे सवाल मुझसे मत करो जो मेरा राजनीतिक वध कर दो जल्दी जल्दी। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैं बता रहा हूं आपको, है मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको लग रहा हो कि कांग्रेस में एक आचार्य प्रमोद कृष्णम क्यों है, जल्दी इनकी रुखसती हो, विदाई कांग्रेस हो। की जिम्मेदारी बैठती है सनातन के खिलाफ कोई बोले तो उसको विरोध करे, अपने गठबंधन से बाहर निकाले ताकि बीजेपी कमजोर हो सके। नहीं तो कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। के बड़े तबके के लिए पूछना चाहता हूं, दिवाली की रात जब सब लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी का पूजन कर रहे थे, इंडिया अलायंस के एक पार्टनर ने, घटक दल ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी पर सवाल खड़े करे कि मां लक्ष्मी कैसे पैदा हो जाती है। क्या आपको लगता है कि वो वाकई बहुत गलत था? आप आचार्य जी और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लक्ष्मी माता के लिए बयान दिया है वो घोर निंदनीय है और अखिलेश यादव जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे बदजुबान और बदजुबानी करने वाले नेता को अपनी पार्टी से बाहर करें। लेकिन साथ ही साथ एक मांग में, सुधांशु जी की पार्टी का वहाँ शासन है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो सनातन को गाली दे, जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाए, जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करे, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? सुधांशु स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण को गाली देते हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, और आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। और अगर कोई आपको सूट ना करता हो, एक आदमी ट्वीट कर देता, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। और स्वामी प्रसाद मौर्य लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, रामायण का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। उन्हें कब जेल में डालोगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भर्त्सना योग्य, निंदनीय तो है ही, परंतु वो अपना ही मजाक उड़ाते हैं। देखिए, वो तमाम पार्टियों में रह चुके हैं। पहले इनकी पार्टी में थे तब नारा लगता था हाथी नहीं गणेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी पार्टी में थे तब जय श्री राम से भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो घाट घाट का पानी पीते हुए ना घर के रह गए ना घाट के। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उनकी बेटी उनकी बात नहीं मानती, वो तो भाजपा में है। अरे भैया, जिसकी बेटी उसकी बात ना माने, उसकी बात का क्या करना? और उसके लिए मैं सुधांशु जी, ये विषय नहीं है। सुधांशु जी प्लीज प्लीज, ना इसको आप इधर एक लाइन दोनों बातों का जवाब दे देगा। अगर लक्ष्मी माता का अपमान सनातन धर्म के खिलाफ किसी मुसलमान ने किया होता तो उस पर घर पर बुलडोजर चला दिया होता आपने। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म का अपमान किया है। आप अगर मगर की बात ना करो, आप बताओ कि उन्हें जेल में कब डालोगे? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं। एक रामचरितमानस की चौपाई है, ऐसा होता है दीपावली अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का पर्व होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सहज प्रवृत्ति प्रकाश की तरफ नहीं अंधकार के लिए होती है, तो इसे शब्दशः न लिया जाए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यानी जिनके मन में तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कहितम परनेहा, जैसे उल्लू प्रकाश की तरफ नहीं अंधकार की तरफ भागता है। जी प्रताप, मतलब सुधांशु जी ने हर बात का जवाब दिया, लेकिन एक बात का जवाब नहीं दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन की मजाक बनाते हैं, उसका विरोध करते हैं। अरे भैया, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, ये जवाब दो। ये जवाब नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी दौर है, अब समय इतनी इजाजत देता है। लेकिन प्रताप जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? माइक एक लाइन तो कुछ बोलिए, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो डिबेट हो रही है दोनों में, पूरा देश देख रहा है, दोनों बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़ी बात है। इधर तीनों विद्वान है, तीनों विद्वान, इनके विधायकों को साथ ले लिया तो इनको देख ही नहीं लिया है। नहीं, तीनों विद्वान है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और गजब, पूरे हिंदुस्तान में लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज, और एक से बढ़कर एक है, कहीं भी कोई किसी से कम नहीं है। यही तो इस देश की खूबसूरती है। अच्छा, एक सवाल जनता के बिहाफ पे, ये आपने जो लुक बदला है, ये क्यों बदल लिया है? मतलब इसका कारण क्या है? अब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं यदि कोई पूजा कर रहा हूं, उससे मेरे बाल बढ़ गए, तो मेरे बाप दादा भी बाल बांधते थे, मैंने बांध लिए तो क्या हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद इस शानदार सेशन के लिए। लेकिन मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर बने रहें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सुधांशु जी और मलूक नागर जी, क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है। और उसके लिए मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूंगी करण अभिषेक सिंह जी को, CEO हिंदी न्यूज क्लस्टर, न्यूज 18 नेटवर्क। जोरदार तालियां।